a state of matter in which the particle size is between 1 nanometer to the 1000 nanometer. और ऐसे पार्टिकल जो होते हैं कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट डू नॉट थ्रू द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन. ये एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते कोलाइडल पार्टिकल्स. ओके. पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने अगर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करना हो तो देयर विल बी थ्री टाइप्स: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो आपके पास पार्टिकल साइज होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जैसे अभी बोला 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ओके. एंड सस्पेंशन के केस में आपके पास जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. ओके. नाउ वी विल डिस्टिंग्विश between ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सस्पेंशन किसको बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि कैसा नेचर होता है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस. जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं दे आर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया उसके बाद जो सॉल्यूशन बना दैट विल कंटेन ओनली वन फेज, जिसमें सिर्फ एक फेज हो. ओके. आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सोल्यूट का पार्टिकल है तो ये सॉल्वेंट का पार्टिकल. आप ऐसे बाय नेक्ड आइज आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज द होमोजीनियस. वेयर एज कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस, मतलब उनमें मोर देन वन फेजेस होते हैं. तो आप फेज सेपरेशन वैसे ही देख के पता लगा सकते हो कि दिस इज इन द डिफरेंट फेज एंड दिस इज इन द डिफरेंट फेज. ओके. फिर आपको पार्टिकल्स अलग ही नजर आ जाएंगे इन सोल्यूशन, तो आपको पता लग जाएगा कि दीज आर इन द डिफरेंट फेज और ये जो सोल्यूशन है दैट इज इन द डिफरेंट फेज. सेकंड, पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज जैसे अभी पढ़ा कि ट्रू सॉल्यूशंस के केस में द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. in colloidal solutions the particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer, and in case of suspension the particle is more than 1000 nanometer. थर्ड इज फिल्ट्रेबिलिटी. फिल्ट्रेबिलिटी मतलब उनकी फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हो. ट्रू सॉल्यूशंस के केस में दे कैन पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. और जो आपके पास एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर होता है, जैसे फिल्टर पेपर आपके पास ये फिल्टर पेपर है, इसमें पोर्स जो होती हैं और सिमिलरली जो एनिमल मेम्ब्रेन में पोर्स होती हैं. ओके. जो पोर साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा ही होता है. इट मीन्स जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पोर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. ओके. और लेस देन 1 नैनोमीटर वाला जो पार्टिकल होगा वो तो ट्रेवल कर ही जाएगा. कोडाइडल सॉल्यूशन का जो आपके पास पार्टिकल साइज होता है वो इतना होता है कि वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास कर जाए, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में बड़े पोर्स होते हैं. Pores are bigger in size in case of ordinary filter paper, whereas animal membrane में जो pore size होता है that is very very small. Okay. 1 नैनोमीटर से स्मॉल नहीं होता, 1 नैनोमीटर तक होता है. ओके. सो इट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन पास थ्रू दी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन. वेयर एज जो सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं इसमें पार्टिकल साइज ही बहुत बड़ा होता है. ठीक है. जैसे मान लो आपने सैंड को वाटर में डिजोल्व करके रखा है, हालांकि डिजोल्व होती नहीं, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है. तो सैंड का पार्टिकल कितना बड़ा है, तो जब आप फिल्टर करोगे दैट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज द एनिमल मेम्ब्रेन. ओके. नेक्स्ट है सेटलिंग. सेटलिंग मींस जब आप उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखते हो तो सेटल होते हैं उसके पार्टिकल्स की नहीं. जैसे ट्रू सॉल्यूशंस के केस में आप यू विल ऑब्जर्व नो सेटलिंग. ठीक है. जैसे मान लो आपने वाटर में कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया और आपने सोल्यूशन बना लिया. जो आप सोल्यूशन अगर आप उस सोल्यूशन को 10 दिन अनडिस्टर्ब रखोगे, ओके, उससे क्या होगा, उससे उसमें कॉपर सल्फेट नीचे सेटल हो जाएगा? नहीं, डू नॉट सेटल. कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें भी पार्टिकल्स, हालांकि होता वो हेट्रोजीनियस ही है, उसमें भी पार्टिकल डू नॉट सेटल. जैसे मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, बट फिर भी वो मिल्क में पार्टिकल सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल. और सस्पेंशन के केस में यू विल ऑब्जर्व सेटलिंग इमीडिएटली. जैसे ही आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो विद इन फ्यू आवर्स यू विल ऑब्जर्व, फ्यू मिनट्स मे बी एंड समटाइम्स few hours, you will observe settling of the particles on the bottom. Next है visibility. Particles are invisible. इसमें जो particles होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, सो इसलिए particles are invisible. They cannot be visible via naked eye. Okay.
In case of colloidal solution, scattering of light by particles is observed under अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. लाइट की, क्योंकि लाइट डालते हो ना आप पार्टिकल्स को देखने के लिए, लाइट की हेल्प से देखोगे. ठीक. तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो पार्टिकल्स होते हैं इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती हैं. तो उसकी वजह से उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता है बड़े आराम से. नॉट बाय द नेक्ड आइज बट यू कैन ऑब्जर्व, you can see that scattering of light by that particular particle under the ultra microscope. Next, particles are visible to naked eye or under a microscope. इसमें जो particles होते हैं they are visible to the naked eye. Diffusion, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्कैटर होना. जैसे मान लो आपने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया तो वो कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रहा है थ्रू आउट द लिक्विड. ओके, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. ओके, तो डिफ्यूज क्विकली. ट्रू सोल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, दे कैन डिफ्यूज, दे कैन ट्रैवल फास्ट, सो दैट्स वाई उनकी डिफ्यूजन बहुत क्विकली हो जाती है. इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस दे डिफ्यूज स्लोली. वो इतने फास्ट डिफ्यूज नहीं होते, दे डिफ्यूज स्लोली. और इनके केस में, सस्पेंशन के केस में, दे डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल. ओके. अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस दे आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. ओके. आप जितने भी ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लो, चाहे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लो. ओके. ये सारे सॉल्यूशन दीज विल ऑब्जर्व्ड लाइक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ना तो ओपेक होते हैं ना क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे आर इन बिटवीन, सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसल्यूसेंट. ओके, धुंधले धुंधले टाइप. ओके. और जो सस्पेंशन होते हैं दे आर ओपेक. ओपेक मीन्स आप उनके आर पार नहीं देख सकते. मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, दे आर इन बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन. ओके, क्लियर. और बस मेन याद आपने ये रखना है कि इसके केस में पार्टिकल रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. गॉट इट. नेक्स्ट है, अब जैसे ट्रू सॉल्यूशंस के केस में हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. क्लियर. सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, जिस सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया होता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट. और जिस मीडियम में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया होता है उस मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज. सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो. सॉल्यूट जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो. ओके, क्लियर. तो ट्रू सॉल्यूशंस के केस में हम दो टर्म्स यूज करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. बट इन केस ऑफ कोलाइडल सिस्टम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स जो हैं ये नहीं यूज होती. सॉल्यूट की जगह टर्म यूज होती है डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट की जगह टर्म यूज होती है डिस्पर्शन मीडियम. ओके, क्लियर. जैसे मिल्क कैसे बना है, वाटर इज द डिस्पर्शन फेज, और वाटर में फैट इज, नहीं, वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम एंड फैट इज dispersed phase in that. Okay, तो dispersed phase किसको बोलेंगे? The substance distributed in the dispersion medium in form of colloidal particle. वो substance जिसको distribute किया गया है in the dispersion medium in form of colloidal particle. और dispersion medium किसको बोलेंगे? The medium in which the substance is dispersed in form of colloidal particle. जैसे water, मिल्क, मिल्क के केस में water is the dispersion medium, और जो फैट और प्रोटीन है they are dispersed phase, okay, of the milk. Okay, so colloidal system unlike true solution consist of two phases. तो दो phases कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला ना कि ट्रू सोल्यूशन में सिंगल फेज होता है इसलिए वो होमोजेनस होते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन में आपके पास दो फेजेस होते हैं. कौन कौन से फेज होते हैं? एक डिस्पर्स्ड फेज वाला फेज होता है. ओके, और एक दूसरा डिस्पर्शन मीडियम वाला फेज होता है. ओके, तो देयर आर टू फेजेस इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. और इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट की जगह टर्म यूज होगी डिस्पर्स्ड फेज, जो कम अमाउंट में होगा, जो डिस्पर्स्ड होगा थ्रू आउट द मीडियम, और जिस मीडियम में वो डिस्पर्स्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन मीडियम. सॉल्वेंट की जगह आप यूज कर रहे हो टर्म डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्यूट की जगह आप यूज कर रहे हो वर्ड डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ कोलाइडल सिस्टम. फर्क कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज में डिफरेंस है. ओके. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. देखो, जब भी क्लासिफिकेशन होती है वो किसी ना किसी बेसिस पे होती है, मैं हर बार बोलता हूँ. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट पे अगर आपने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन करनी हो, यू विल ऑब्जर्व 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है,
देन यू विल गेट सॉलिड सोल। उस तरह के कोलाइडल सिस्टम को क्या बोला जाता है? सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल के लिए जेमस्टोन्स जो होते हैं, ओके, जैसे नीलम हो गया, होता है ना ऐसे स्टोन्स होते हैं, जैसे वो सलमान खान के हाथ में वो जो नीलम वाला होता है ब्रेसलेट, दैट आर कॉल्ड एज द जेम स्टोन्स, ओके। सम कलर्ड ग्लासेस, ओके। दिस अब सेकेंड टाइप, जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, जब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, दैट इज कॉल्ड एज द सोल। एग्जाम्पल पेंट्स हो गया, मडी वाटर हो गया, ठीक है। पेंट में क्या होता है? सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है और उसको किसी लिक्विड में डिस्पर्स किया होता है। Dispersed phase solid, dispersion medium gas, that is called as the aerosol, like smoke, dust. Dispersed phase liquid, dispersion medium solid, मतलब ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है, कम अमाउंट में लिक्विड है, तो ऐसा लगेगा लिक्विड को सॉलिड में डाला हुआ है, ओके। लिक्विड को इस डिस्पर्शन मीडियम जो कि सॉलिड में डिस्पर्स करवाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द जेल, लाइक चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज द इमल्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इसको आप इस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इमल्शन को। इमल्शन की एग्जांपल क्या है? मिल्क, हेयर क्रीम। सिमिलरली लिक्विड गैस इज कॉल्ड एज द एरोसोल, गैस सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिड फॉर्म, गैस लिक्विड इज कॉल्ड एज द फॉर्म, ओके। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक और बात, कई बार आपको कुछ कॉमन नेम देखने को मिल जाएंगे जिसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग नेम डिसाइड होता है। जैसे अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो तो कोई भी सोल बनाया हुआ आपने जिसमें सॉलिड लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है ना, ठीक है, अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड की जगह लिक्विड में स्पेसिफिकली वाटर हो तो ऐसे सोल को क्या बोला जाता है? एक्वा सोल और हाइड्रोसोल। मतलब चाहे आप पेंट बना रहे हो, चाहे आप मडी वाटर की बात कर रहे हो, दोनों में वाटर है ना एज अ डिस्पर्शन मीडियम, तो उन दोनों को क्या बोला जाएगा? दे बोथ आर कॉल्ड एज दी एक्वा सोल। अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हुआ तो आपको ऐसे सोल को क्या बोलोगे? अल्कोसोल। अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हुआ दैट इज कॉल्ड एज दी बेंजोसोल। और अगर गैसेज हुई दैट इज कॉल्ड एज दी एरोसोल। गैसेज के केस में जहां पे डिस्पर्शन मीडियम गैस आया उसमें देख लो यहाँ पे वर्ड एरोसोल ही आया है, ओके, क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dispersed phase and dispersion medium. Now the second classification is on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन कैसी है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, ओके। और उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, इन दैट यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, लायोफिलिक, लायोफोबिक। फिलिक वर्ड कहाँ यूज होता है? लविंग के लिए। फॉबिक वर्ड कहाँ यूज होता है? फॉबिया, डर के लिए, ठीक है। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। अगर आप ऐसा सब्सटेंस लेके कोलॉइड बना रहे हो विच इज लिक्विड लविंग, लाइक जेम, लाइक गम, gelatin, starch, iodine, etc., which when mixed in a suitable liquid, जिस लिक्विड में डाल के आप, जिस डिस्पर्स फेज में डाल के, सॉरी जिस डिस्पर्शन मीडियम में डाल के आपने इन डिस्पर्स्ड फेज को डाल के आपने कोलाइडल सोल बनाना है, ठीक है। फॉर्म द कोलाइडल सोल आर कॉल्ड एज द लायोफिलिक। सिंपल मिक्सिंग करनी होती है इनको केस में। एज दे फॉर्म कोलाइडल सोल डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। इनको आप इंट्रिंसिक कोलॉइड भी बोलते हो, ओके, ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलॉइड्स। इसमें क्या होगा? जो सब्सटेंस आप डिसॉल्व करने जा रहे हो दैट इज फॉबिक, मतलब वो उस लिक्विड से फॉबिया है उसको, वो लिक्विड हीटिंग है। Substances like metals, their sulfides, etc., when simply mixed with the dispersion medium, do not form colloidal salt, क्योंकि वो dissolve ही नहीं होंगे, okay? Their colloids can be prepared only by special method। तो ऐसे materials के जैसे metal हैं, उनके sulfides हैं, इनके colloidal बनाने के लिए आपको you need some special type of methods, okay, clear। और ऐसे substances का जब आप सोल कोलॉइडल बनाओगे, ठीक है, that type of substances are called as the lyophobic substances, and the soul obtained by using that type of substances are called as the lyophobic sols. As they form colloidal sols by indirect method, they are also called as the extrinsic sols, ठीक है। जो कोलॉइडल सोल है, ऐसे कोलॉइडल सोल जो है डायरेक्टली तो मिलेंगे नहीं सिंपल मिक्सिंग से, तो इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड लगाने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सोल्स, बिकॉज दे रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंट in order to be
prepared. Okay, clear? So this is the second classification based on the interaction between the dispersed phase and dispersion medium. Okay, अब there is a point of difference between lyophilic and lyophobic soils. कैसे? सबसे पहला किस प्रॉपर्टी के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम उसको साथ साथ में यहाँ पे लिखेंगे. ईज ऑफ प्रिपरेशन, कितनी जल्दी उसको बनाया जा सकता है. जैसे लायोफिलिक के केस में मैंने बोला कि सिंपल आपने डायरेक्ट मिक्सिंग करनी होती है, दैट्स इट. ओके, बट लायोफोबिक के केस में डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड्स ओनली. सेकंड है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी, they are quite stable and are not easily precipitated or coagulated. इनके केस में एक बार सोल बन के तैयार हो गया, जैसे स्टार्च को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिए तो जो सोल बन के तैयार हो गया तो वो स्टेबल है, उसको इजीली कोगुलेट या प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता. मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्लियर, उनको एग्रीगेट करवा के बड़े बड़े पार्टिकल की फॉर्म में लाके नीचे प्रेसिपिटेट आउट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल बनते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल. These lyophilic sols are quite stable. Okay, and lyophobic sols, they are easily precipitated by addition of small amount of a suitable electrolyte. इनको इनका जो सोल है, इनमें जो पार्टिकल, सोल में जो पार्टिकल बने हों आए होंगे, उन पार्टिकल्स को एग्रीगेट करवाना बड़ा इजी है. बस आपको एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना है उन पार्टिकल्स को एग्रीगेट करवाने के लिए. कैसे करवाते हैं एग्रीगेट, वी विल डिस्कस लेटर. ओके. थर्ड है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का मतलब होता है उस लिक्विड के साथ उनकी इंटरेक्शन जिस लिक्विड में डाल के उनके सोल बना रहे हैं. जैसे वाटर में डाल के स्टार्च का को आपने उस स्टार्च का सोल बनाया, तो इसमें लिक्विड कौन है, वाटर. तो स्टार्च की वाटर के साथ जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन आएगी वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज दी हाइड्रेशन. तो इसके केस में जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं, तो दे आर हाईली हाइड्रेटेड. ओके, और यू कैन से सॉल्वेटेड. ओके, बट इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल्स दे आर, वो लिक्विड हेटिंग है, सो दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड. ओके. फोर्थ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नेचर. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोसेस को, मान लो ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी, अगर आप इस प्रोसेस को एग्जैक्ट कंडीशन में रिवर्स करवा सकते हो, कंडीशनें चेंज करके तो रिवर्स करवा ही सकते हैं, बट अगर उन्हीं कंडीशंस में, जिन कंडीशन में इसको फॉरवर्ड करवाया था रिएक्शन को, उसी कंडीशन में अगर आप उसको रिवर्स भी करवा सकते हो, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस और दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. तो जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. ओके. इनको दोबारा से, मतलब लायोफिलिक सोल जिस डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम से बने होते हैं, उनको दोबारा से इजीली सेपरेट किया जा सकता है. दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. Once precipitated can reform the colloidal soul by simple mixing with the dispersion medium. अगर आप उनको दोबारा अलग कर दो, मान लो आपने पहले क्या किया, आपने कोलाइडल सोल बनाया, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, कोलाइडल सोल बन गया. उसके बाद आपने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, फिर आपका जो पार्टिकल और लिक्विड सेपरेट कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद दोबारा मिक्स करो, दे विल अगेन गेट कन्वर्टेड टू द कोलाइडल सोल. उनमें रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. वेयर एज जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. अगर आपने, पहली बात तो बनेंगे बड़ी मुश्किल, उसके बाद बनने के बाद अगर आपने उनको प्रेसिपिटेट आउट करवा भी दिया, मान लो आपने उनको सेपरेट कर दिया, वंस प्रेसिपिटेटेड कैन नॉट फॉर्म द कोलाइडल सोल बाय द सिंपल एडिशन ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. तब दोबारा उनका कोलाइडल सोल बनाने के लिए आपको फिर कोई ना कोई स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा. क्लियर. तो इसलिए ये रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते. ओके. उसके बाद फिफ्थ में आता है नेचर ऑफ सब्सटेंस. These sols are usually formed by the organic substances like starch, gum, proteins. ऐसे सोल जो हैं, जो लायोफिलिक टाइप ऑफ सोल्स होते हैं, वो ज़्यादातर कौन बनाता है, लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, प्रोटीन्स. ओके. और लायोफोबिक सोल्स कौन से होते हैं, these sols are usually formed by the inorganic materials like metals and their sulfides. ओके. क्लियर. क्योंकि ये तो है ही लायोफोबिक. ये मेटल को अगर पानी में रख दो वो डिजॉल्व हो जाता है, नहीं होता ना. क्लियर. क्योंकि मेटल और लिक्विड का नेचर इज अपोजिंग, सो दैट्स व्हाई मेटल इज लायोफोबिक. सिक्स्थ, विस्कोसिटी. देयर विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम. विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन. ठीक है. तो इट मीन्स लायोफिलिक सोल जब बन जाएंगे तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट सोल द सोल विल बी वेरी वेरी विस्कस. ओके. जिस मीडियम की हेल्प से मतलब वाटर है, वाटर में स्टार्च डाल के जब आपने उसका एक सोल बना दिया, जो ये स्टार्च सोल है, जो स्टार्च सोल होगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी viscous as comparison to simple water. Whereas lyophobic sols,
देयर विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ मीडियम। इनमें क्या होता है, इनकी मीडियम बिफोर बिकमिंग द सोल और आफ्टर बिकमिंग द सोल, जो मीडियम होता है उसकी जो विस्कोसिटी, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता आपको। सेवंथ है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो सरफेस पे खिंचाव होता है लिक्विड की। ओके, क्योंकि सरफेस पे इम्बैलेंस्ड फोर्सेज होती हैं, तभी तो लिक्विड अंदर को खिंचा रहता है। ठीक, तो सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है, दियर सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। प्योर डिस्पर्शन मीडियम में जो सरफेस टेंशन होगी और जो कोलाइडल सोल में सरफेस टेंशन होगी, कोलाइडल सोल में सरफेस टेंशन कम होगी। ठीक है, इसकी सरफेस पे कम टेंशन होगी। क्लियर। और लायोफोबिक सोल्स के केस में क्या होता है, सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें जैसे विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सरफेस टेंशन में भी आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा इन केस ऑफ lyophobic soles. Okay, so these are some points of difference between lyophilic and lyophobic soles. Okay, now the third and the last type of category, which is divided on the basis of the type of particles of the dispersed phase. ठीक है, डिस्पर्शन कैसे बनता है कोलाइडल सोल, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देयर विल बी डिस्पर्शन मीडियम, उसमें आप क्या करोगे, यू विल ऐड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। ओके, क्लियर। और उसके बाद उसको स्टर कर देते हो लाइक दैट। ओके, so on the basis of type of particles used in the dispersed phase, this classification is done, and there are three type of colloids based on this type. First is multimolecular colloid, second is macromolecular, third is associate colloids, which are also called as the missiles. Okay, multimolecular colloids क्या होते हैं, when on dispersion of a substance in this dispersion medium, a large number of atoms or molecules of the substance aggregate together to form species having size in the colloidal range. The species thus formed are called as the multimolecular colloids. Sulfur sol consists of the particles containing 1,000 colloids. So, of S8 sulfur molecules, they are held together by the van der Waals forces. जैसे सल्फर, जैसे मान लो आपने शुरू में सल्फर लिया, सल्फर पाउडर फॉर्म में लिया, आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। सल्फर जो है वो बेसिकली सल्फर फॉर्म में रहता नहीं है, वो S8 के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है। ओके, क्लियर। बट एसिड मॉलिक्यूल का भी साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, वो आपके पास आपका ट्रू सोल्यूशन रेंज में आता है। बट सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे स्टार्ट कमिंग टुगेदर विद ईच अदर। ओके, उससे क्या होता है, ये आपस में इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट कर जाती हैं और ये बड़ा बन जाते हैं साइज में, इतने बड़े कि इनका जो साइज है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। ओके, कोलॉइडल रेंज में आ जाता है, तो इसलिए सल्फर के एसिड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 100 मॉलिक्यूल जुड़ के एक कोलॉइडल पार्टिकल बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के केस में क्या होता है, पार्टिकल जो आप ऐड करते हो वो होते छोटे ही हैं साइज में, बट ऑन एडिंग इन द डिस्पर्शन मीडियम दे कोगुलेट टुगेदर। इन ऑर्डर, कोगुलेट नहीं वर्ड यूज करेंगे, हालांकि यूज कर भी सकते हैं, दे एसोसिएट टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग साइज पार्टिकल इन द रेंज ऑफ कोलॉइडल particle range. So that's why this type of colloid is called as the multi-molecular colloid. Okay, clear. Next आपके पास कैटेगरी है मैक्रोमोलिकुलर colloids. अब मैक्रोमोलिकुलर colloids में क्या होता है, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर colloids का बिल्कुल उल्टा। मतलब इसमें when the certain substances having big size molecule, इसमें आप बिग साइज मॉलिक्यूल्स डालते हो जिनका साइज जो है वो सस्पेंशन रेंज में होता है, called as the macromolecules dissolved in a suitable liquid. They form a solution in which the molecules of the substance have size in the colloidal range. Such substances are called as the macromolecular colloids. Starch solution in water. ठीक है, स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसका साइज जैसे मान लो अगर स्टार्च एज इट इज रहे, जब आप उसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो वो सस्पेंशन बना देगा, ना कि कोलाइडल। ठीक है, तो होता क्या है, जो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाता है, और ये जो छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं ये किस रेंज में होते हैं, दीज आर इन कोलाइडल रेंज। ओके, so these are, that's why these type of colloids are called as the macromolecular colloids. Okay, और जो आपके पास ये नेक्स्ट टाइप है एसोसिएट कोलॉइड्स या मिसल्स, ये भी एक तरह के ये वाली मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड
वाली कैटेगरी में ही आता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन तब होती है जब एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे। अगर उससे कम कंसंट्रेशन लेके चलोगे, जैसे मान लो कोई आपके पास सब्सटेंस है जो अगर 2 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन में हुआ तभी उसने अपने पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में लेके आना है। अगर आप उसका 1 मोलर सोल्यूशन बना दोगे इन दी वाटर, तो 1 मोलर सोल्यूशन में वो एज अ कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ओके। जब उसकी कंसंट्रेशन डालते डालते आपने 2 मोलर कर दी, तब उस कंसंट्रेशन में जाके उसने अपने पार्टिकल्स को एग्रीगेट करवाना है। और वो जो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे तब वो जाके कोलाइडल पार्टिकल रेंज में आएंगे। ओके। मतलब एक तरह का ये टाइप ये वाली है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, बट इसके केस में कोई कंडीशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के कंसंट्रेशन के बाद आपकी एग्रीगेशन शुरू होगी और आपका जो पार्टिकल है, आपके जो आपने पार्टिकल या एटम और मॉलिक्यूल डाले हैं वो तब जाके कॉगुलेट करके कोलॉइडल रेंज में आएंगे। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बट इसके केस में दिस सब्सटेंस विच व्हेन dissolved in a medium at low concentration behave as a normal strong electrolyte and form, आप शायद आप यहाँ पे एक वर्ड भी ऐड कर सकते हो, एंड फॉर्म solution। ओके। बट एट हायर concentration exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregated particles having size in the colloidal range। यहाँ पे वर्ड यूज कर लो, having size in colloidal range आर कॉल्ड एसोसिएट कोलॉइड्स। ऐसे कोलॉइड्स को बोलते हैं एसोसिएट कोलॉइड्स। और ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है, जिनका जो साइज है वो कोलॉइडल रेंज में होता है, दे आर कॉल्ड एज दी मिसल्स। ओके। मिसल्स फॉर्म्स ओनली अबव अ कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अबव अगर कंसंट्रेशन होगी तभी जाके मिसल्स बनेंगे। एंड वो कंसंट्रेशन, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने जो आपको रफ एग्जांपल दिया था उसमें मैंने 2 मोलर बोला था ना, कि 2 मोलर से कम कंसंट्रेशन होगी तब उसकी कोगुलेशन नहीं होगी, तब तक वो अगर पार्टिकल्स एज इट इज रहेंगे एंड दे फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। जो 2 मोलर है इस कंसंट्रेशन से अबव ही क्रिटिकल मिसल बनना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस 2 मोलर कंसंट्रेशन इज द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ओके। एंड ओनली क्लियर। तो इस कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे मिसल्स बनना स्टार्ट होते हैं, दे आर दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में सीएमसी। सीएमसी हॉस्पिटल भी है पंजाब में तो सीएमसी हॉस्पिटल, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर चाहिए होता है मिसल बनने के लिए, एंड दैट टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है तो आप सीएमसी चाहे अचीव भी कर लो तो भी मिसल्स नहीं बनेंगे। तो मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर चाहिए प्लस कंसंट्रेशन सीएमसी से ज़्यादा चाहिए, तब जाके आपके पास पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर मिसल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके। क्लियर। और ऐसे पार्टिकल्स होते कौन से, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर they are the particles which form micelles above a particular concentration at a particular temperature called as the Kraft temperature. Soap and detergents form associated colloids in water. Okay. And for soap, CMC critical micelle concentration is this। अगर इस कंसंट्रेशन से अबव कंसंट्रेशन होगी सोप की तभी वो मिसल बनाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर। एंड ईच मिसल कंटेन एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स। और जो सोप का एक मिसल बनता है तो उसमें कम से कम 100 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके। क्लियर। So now we will discuss the mechanism of missile formation। Okay। तो ये आपका एक बुक का पेज है तो आपको इसको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर इसको मैं कट शॉर्ट करके समझा देता हूँ। जैसे सोप मॉलिक्यूल्स में मिसल्स कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बाइपोलर इन नेचर। उनमें क्या होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल होती है विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड एक आयनिक ग्रुप होता है एट द एंड विच इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिलिक हेड। ओके। क्लियर। सोप मॉलिक्यूल्स आर बाइपोलर इन नेचर। क्लियर। और इनका बाइपोलर नेचर ही इनको सीएमसी एंड एसोसिएट कोलाइड बनाने में हेल्प करता है या मिसल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। ओके। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो अगर आपने इनको लो कंसंट्रेशन में डिसॉल्व किया है तो क्या होगा, वाटर इज द पोलर इन नेचर, वाटर पोलर नेचर का होता है, तो होगा क्या, जितने भी आप सोप मॉलिक्यूल्स डालोगे
उनका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो कि नॉन पोलर नेचर का होता है, आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। मतलब पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस ही डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नहीं। क्लियर। तो इट मीन्स अगर आप शुरू में लो कंसंट्रेशन रखोगे सोप की मॉलिक्यूल्स की, तो उनका जो ये वाला हेड है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, वो तो वाटर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन में आ जाएगा, बट उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है या नॉन पोलर पार्ट है, ठीक, जिसको ऑयल पार्ट भी कहते हैं, तो वो बाहर ही रहेगा। क्लियर। तो इट मीन्स उस टाइम तक आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा, एक तो वाटर के अंदर यहाँ पे कभी भी आपको सोप के मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे आपको, आएंगे, ओके, वो सरफेस के ऊपर ही रहेंगे। क्लियर। तो वो सिर्फ सरफेस टेंशन को इफेक्ट करेंगे, ओके। बट अगर आप सोप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के बाद क्या होगा, ये सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग टुगेदर, ओके। एग्रीगेट कैसे करेंगे, उनका जो नॉन पोलर पार्ट है, पर कुछ मॉलिक्यूल्स का जैसे 100 मॉलिक्यूल का इकट्ठा हो गया लाइक दिस, तो अंदर उन्होंने एक ग्लोब्यूल सा बना लिया, जिसमें नॉन पोलर पार्ट आपस में मिक्स हो गए, क्योंकि नॉन पोलर आपस में तो मिक्स हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल के जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नॉन पोलर और इस मॉलिक्यूल का नॉन पोलर, ये दोनों तो आपस में मिक्स हो ही सकते हैं क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो ऐसे ग्लोब्यूल्स से बन जाएंगे, ठीक है। ईच ग्लोब्यूल इज कॉल्ड एज दी माइसेल। क्लियर। और माइसेल बना कैसे है, माइसेल इज मेड अप ऑफ, हाउ माइसेल इज मेड, जिसमें पोलर पार्ट जो है सोप मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल हैं सोप के जिन्होंने मिसल बनाया, उन सभी का पोलर पार्ट बाहर रह जाएगा और नॉन पोलर पार्ट अंदर डायरेक्ट कर रहा होगा एक मिसल में, और ऐसे ही आपके पास कितने सारे मिसल बन जाएंगे लाइक दिस, ओके। क्लियर। और ये जो मेटल मिसल फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोप्स की, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है जो क्लिनजिंग एक्शन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। कैसे, जैसे क्लिनजिंग में हमने करना क्या होता है, क्लोथ के ऊपर जो ऑयल वगैरह लग जाता है, जो हमारी बॉडी से उस क्लोथ के ऊपर ऑयल लग गया, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो ऑयल एक्सर्ट करती है, एक्सर्ट करती है, ठीक है। और सिमिलरली मान लो कोई और वैसे दाग लग गया आपकी शर्ट पे ऑयल का, तो मतलब आपके क्लोथ पे अगर ग्रीस या ऑयल का दाग लगा हुआ है तो होगा क्या, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि ग्रीस जो होती है ये नॉन पोलर नेचर की होती है एंड सोप के मॉलिक्यूल बाइपोलर नेचर के होते हैं, तो उनमें जो ये नॉन पोलर पार्ट है वो क्या करेगा, वो अपने आप को इंजेक्ट कर लेगा इस ग्रीस के अंदर, ओके। तो ऐसे सोप के मॉलिक्यूल कितने सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो उस ग्रीस के अराउंड ऐसे अपने आप को इंजेक्ट कर लेंगे, उनका ये जो आयनिक पार्ट है वो बाहर ही रहेगा, ठीक है, वो इस ग्रीस के मॉलिक्यूल के अंदर इंसर्ट नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगा, ठीक। तो जो आपके पास जो सोल्यूशन है, क्लियर, वो उसमें जो वाटर है उसके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर के साथ तो इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब आप इस पूरे सोल्यूशन को एजिटेट करोगे, हिलाओगे मतलब एजिटेट करोगे, तो क्या होगा, ये जो आयंस बाहर रह गए हैं ये भी उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में है, ये जो नेगेटिव है इसके अराउंड वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हुआ पड़ा होगा ना, क्लियर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे हाइड्रोजन पार्ट ऐसे अरेंज हुआ पड़ेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हिलेंगे तो ये भी हिलेंगे, और ये हिलेंगे तो ऐसे करते करते इसको बाहर ही निकाल लाएंगे, तो अल्टीमेटली क्लोथ से ग्रीस का दाग अलग हो गया, और वो ऐसे ग्लोब्यूल की फॉर्म में, मिसल की फॉर्म में बाहर सोल्यूशन में तैरता रहेगा, और उस सोल्यूशन को आप डिस्कार्ड कर देते हो तो आपका जो क्लोथ है वो साफ हो जाता है, ओके। क्लियर। तो दिस इज हाउ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप वर्क्स विद विद द हेल्प ऑफ मिसल मैकेनिज्म, ओके। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रीस या ऑयल डर्ट के साथ मिलके मिसल बना लेते हैं, वो खुद ब खुद भी बना लेते हैं मिसल, आपस में भी बना लेते हैं, और ग्रीस और ऑयल डर्ट के साथ भी मिलके वो मिसल बना लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू कंपेयर of some important characteristics of multimolecular, macromolecular and associated colloids. Okay, multimolecular, macromolecular, associated colloids. They are formed by the aggregation of large number of atoms or molecules which generally have diameter less than 1 nanometer. They are the molecules of large size. They are formed by the aggregation of a large number of ions in concentrated in concentrated solution, which have concentration more than CMC. Second, their molecular masses are not very high.
इंडिविजुअल मोलर मास तो नेग्लिजिबल ही है, वो बात अलग है, कलेक्टिव वो एग्रीगेट कर जाते हैं। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर जनरली हाई। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, देयर एटम्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडर वॉल फोर्सेस। जब वो मिलके कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल बनाते हैं तो उन कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होते हैं, दे आर joined by van der Waals forces. Due to the due to the long chain, the van der Waals forces holding them are comparatively stronger. ओके, इनमें तो इनका तो साइज अपना ही बड़ा होता है, इनको उल्टा डिसोसिएट करना होता है कोलाइडल रेंज में लेके आने के लिए। हायर इन कंसंट्रेशन ग्रेटर आर दी van der Waals forces, बट सीएमसी कंसंट्रेशन से अबव अगर कंसंट्रेशन में हो तभी इनके बीच में जो van der Waals forces होती हैं, जो इंटरेक्शंस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं इन ऑर्डर टू एसोसिएट देम।